प्रश्न हमने आपसे पूछे थे। मुझे उम्मीद है सभी प्रतियोगियों ने करीब करीब 10 में से 7 प्रश्नों के सही आंसर दिए होंगे। हमारे पास कमेंट बॉक्स में जितने भी आंसर आए हैं उनमें आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा, जो भी आपने प्रयास किया या बिना ढूंढ के अपने जो आपका पूर्व ज्ञान था उसके आधार पर आपने आंसर दिए, हमें खुशी हुई। कमेंट बॉक्स में भी छात्रों ने प्रश्न पूछ के हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इस सेकंड पार्ट में इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और प्रत्येक परेशानी जो प्रश्न से संबंधित है उसको भी दूर करता चला जाऊंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक व अननुनासिक। मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही होते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक अननुनासिक। एक तो वो जिनका उच्चारण केवल मुख के द्वारा होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, अननुनासिक कहते हैं। और जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है उन व्यंजनों को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न चलिए दोस्तों, निम्न में से करण है। दोस्तों देखिए हमारा जो ये मुख है इसमें वर्ण के जो उच्चारण स्थान है, वर्ण के जो उच्चारण स्थान है, जैसे जिह्वा, जिह्वा नहीं है, वर्ण के उच्चारण स्थान दंते, तालव्य, कंठे, ओष्ठे। दंते, तालव्य, कंठे, ओष्ठे और मूर्धन्य, ये हमारे मुंह में वर्णों के उच्चारण स्थान है दोस्तों। इन वर्णों के मुख्य उच्चारण स्थानों के अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो वर्णों के उच्चारण में इन मुख्य अवयवों का सहयोग करते हैं दोस्तों। इन जो उच्चारण स्थान है इनका सहयोग जो करते हैं उन्हें हम करण कहते हैं दोस्तों। तो यह हिंदी में 4 करण होते हैं दोस्तों। एक तो जिह्वा, एक कोमल तालु, एक होता है स्वर तंत्री और एक होता है जिह्वा, स्वर तंत्री, एक होता है अग्रोष्ठ। 4 हो गए दोस्तों करण। एक तो जिह्वा, जीभ, दूसरा होता है कोमल तालु, तीसरा स्वर तंत्री और चौथा अधरोष्ठ। तो यहां हमारे ऑप्शन में है दोस्तों जिह्वा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिह्वा। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। अब देखिए करण है क्या, इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे। जो उच्चारण के अवयव है उनका सहयोगी, उनके सहयोगी की भूमिका निभाने वाले अवयवों को हम करण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों लुंठित या परकंपित वर्ण रे कहलाता है। जिसमें जिह्वा कंपन करती है उसे हम लुंठित और प्रकंपित वर्ण कहते हैं और यह है रे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्री वर्ण का सही विश्लेषण क्या है। देखिए दोस्तों श्री वर्ण का सही विश्लेषण है ये श आधा है प्लस इसमें नीचे री स्वर लगा हुआ है दोस्तों। नीचे कौन सा स्वर लगा हुआ है, री स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, श और री। 5वां है दोस्तों, सुप्रिया शब्द में कुल कितनी ध्वनियां हैं या वर्ण है। देखिए दोस्तों शुक्रिया, हम ये जो
इनको मिटा देंगे एक बार, नहीं अलग से कर लेते हैं। देखिए शुक्रिया में शे प्लस उ प्लस कै प्लस रे प्लस ई प्लस शुक्रिया ये प्लस आ, ये ध्वनियां हैं दोस्तों, इनसे मिलकर बना है हमारा शुक्रिया शब्द। शे उ कै रे ई ये और आ। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और कितनी हो गई 7, तो इसका सही आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ किसी एक तरफ लुढ़क जाती है वह कौन सा है। देखिए दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें हवा जिह्वा के बगल से निकल जाती है उन्हें तो हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ बाहर की तरफ निकलती है उन्हें उक्षिप्त ताड़नजात या द्विगुणित वर्ण कहते हैं। जीभ बाहर की तरफ फेंकती है, लेकिन अगर बाहर की तरफ ना फेंके एक तरफ किसी एक तरफ लुढ़क जाती है उसे हम प्रकंपित वर्ण कहते हैं, और ये है रे। 7वां प्रश्न है दोस्तों द्विगुणित व्यंजन कौन सा है। जो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं ताड़नजात व्यंजन होते हैं उन्हीं को द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ ड होगा जिसके नीचे ये अनुस्वार वाली बिंदी लगी रहती है, जिसे हम नुक्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मृत्युंजय शब्द में कितनी ध्वनियां हैं दोस्तों, देख लीजिए गिन लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। मैं प्लस री प्लस तय के नीचे हलन आधा है तो स्वर आएगा नहीं, ये हलन ऊर्स्वर ने आधा है स्वर नहीं आएगा, जय नीचे हलंत आएगा, और ये जय के पूरा है तो स्वर आएगा, प्लस ये प्लस ए। दोस्तों गिन लो, मैं री ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों व्याकरणविदों ने जो नियम बनाए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि अगर शब्द के अंत में ए ध्वनि आए, हमने शुक्रिया में आ ध्वनि आई थी शब्द के अंत में तो इसको गिना था, ए ध्वनि अगर शब्द के अंत में आए तो वह संख्या में गिनी नहीं जाती है। केवल ए ध्वनि अंत में आए तो वह संख्या में गिनी नहीं जाएगी। तो 10 में से हम इस अंतिम ए को काट देते हैं, बाकी रह गई 9, तो हमारी ये 9 आंसर तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राम पुस्तक पढ़ता है रेखांकित में है। देखिए दोस्तों शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो फिर वो शब्द नहीं रहता, उसे हम फिर पद कहते हैं दोस्तों। अगर शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया, अगर सिंगल शब्द है, जैसे मान लो यहां दे देता पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या है दोस्तों, पुस्तक एक शब्द है। लेकिन हाँ वैसे तो संज्ञा हो गया और भी कुछ है, लेकिन हमें केवल ऑप्शनों के आधार पे देखना है। तो जब शब्द वाक्य में प्रयोग शब्द का हो जाता है तो फिर वो पद बन जाता है दोस्तों। तो ये आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट 10वां प्रश्न बहुत आसान है। काकल्य ध्वनि वर्ण ध्वनि क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, है काकल्य है, ये है। उम्मीद है हमारे द्वारा किया गया प्रश्नों की व्याख्या आपको पसंद आई है। दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले प्रश्न अपने अगले नेक्स्ट पार्ट